जय हिंद विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का अपने इंस्टीट्यूट एपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी की चौथी क्लास पढ़ेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वायुदाब पेटियां हैं, हवाएं हैं, और देखेंगे भारत के मानसून की स्थिति को समझेंगे, कैसे भारत में मानसून का आगमन होता है और कहाँ कहाँ पे ज़्यादातर आगमन से बारिश होती है, जाते हुए मानसून से कहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है और लौटते हुए मानसून से कहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। इससे पहले कि अगर हम टॉपिक पे बता दें तो हम लोगों ने अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ ली थी, उसमें सारे महाद्वीपों की स्थिति देख ली थी, कौन सी जो है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इसके साथ साथ जीएमटी या 0 डिग्री देशांतर रेखा किस किस देश से होकर जाती है, ये सारी चीज़ों को बताया गया था। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था हमारा सौरमंडल, जिसमें सारे 8 प्लैनेट के बारे में पढ़ाया गया था। तीसरा टॉपिक है पढ़ाया गया था वायुमंडल की संरचना, क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें वायुमंडल की 5 परतों के बारे में या 5 लेयर के बारे में बताया गया था। उसी प्रकार आज हम लोग जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के भूगर्भ की नीचे की चीज़ों को जानकारी हम लोग देखेंगे, कैसे जो है इसको 3 भाग कौन कौन से हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक पड़ा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्लासिफिकेशन ऑफ जो है अर्थ। तो अगर ये क्वेश्चन बने कि सबसे पहले कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी सबसे पहली बार किसने दी थी, तो इनका नाम लिखा है एडवर्ड स्विस महोदय। ये जर्मन के एक जो है भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। इन्होंने बताया नहीं, सबसे पहली बार पृथ्वी की 3 लेयर के बारे में बताया। अब देखते हैं कि 3 परत कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पृथ्वी का एक पार्ट निकाल लिया है कोन के आकार का। ये सबसे ऊपरी वाला भाग है, ये दोनों मिलाकर के बोलते हैं इसको क्रस्ट। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहते हैं। यह सबसे ऊपरी जो है इसकी परत है पृथ्वी की, जिसपे हम लोग खड़े हैं, चलते हैं, फिरते हैं। इसके बाद ये जो बीच वाली परत आती है इसको कहा जाता है मेंटल। किस नाम से जानते हैं? मेंटल। और तीसरा जो सबसे आंतरिक जो परत होती है पृथ्वी की, उसको कहते हैं कोर या क्रोड कहा जाता है। ठीक है। अब इन्हीं क्रस्ट को 2 भागों में अगर बांट लें तो ऊपरी वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? अपर क्रस्ट। ये वाला लोअर क्रस्ट यानी निचला क्रस्ट। उसी प्रकार मेंटल को 2 भागों में बांट दिया है, ये भाग ऊपरी मेंटल, ये वाला इसके नीचे निचला मेंटल। इसके बाद ये है कोर को 2 भागों में बांट दिया है, ऊपरी कोर और निचला कोर, यानी इसको आउटर और इनर कोर के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर ये बात की जाए, इनकी एक बार गहराई की चर्चा कर लेते हैं, कितने गहराई पे ये भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले 0 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक की जो गहराई मिलती है, किसकी मिलती है? क्रस्ट की मिलती है, जो सबसे ऊपरी परत है। इसके बाद जो है 200 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक की ये भाग मिलता है मेंटल का। कौन सा है? मेंटल का। फिर 6371 किलोमीटर तक की इसका रेडियस किसका मिलता है? कोर या क्रोड का मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर ये बात किया जाए कि जो है इसकी कुछ और परतें हैं, जैसे ये लिखा है कि जो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कौन सी परत पाई जाती है, तो ये है कोनराइट परत। कौन सी परत है? कोनराइट परत है। ये ज़्यादातर छोटे एग्जामों में नहीं, हालांकि ये यूपीएससी एग्जाम में या स्टेट पीसीएस वगैरह में ये चीज़ें यहाँ पे ये इन लेयर से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कोनराइट परत। इसके बाद निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में ये पाई जाती है मोहो। कौन सी है? मोहो ये परत है। इसके बाद ये ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में ये मेंटल के बीच में कौन सी है? रेप्टी। कौन सी है? रेप्टी। ये निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में पाई जाती है गुलेटनबर्ग। कौन सी परत है? गुलेटनबर्ग। और इसके बाद अगर बात करें ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच में कौन सी परत मिलती है? लेहमन है। बच्चे कौन सी है? इसको याद रखेंगे, लेहमन परत। तो इसकी एक ट्रिक भी है, आप याद कर लेंगे, को मोरे गुले, इधर लिख देते हैं। कौन सी ट्रिक याद रखेंगे? को मो रे गुले, को मोरे गुले। इसी में सारी जो है परतें हैं जो मध्य में हैं, ये सारी आ गई हैं। को से कौन सी हो गई? कोनराइट हो गई। मो से कौन सी हो गई? मोहो हो गई। रे से रेप्टी, गु से गुलेटनबर्ग, और ले से कौन हो गई बच्चे? लेहमन हो गई। इसको ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद रखेंगे। लेकिन अब अगर बात करें छोटे एग्जामों की, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये जो होते हैं, ये जो लेयर हैं, ये किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे अगर बात करें जो क्रस्ट भाग होता है, ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलके बना होता है। इसलिए क्रस्ट को सियाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? सियाल के नाम से याद रखेंगे। अगर ये कहा जाए कि पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है,
तो बच्चे कौन सी हो जाएगी? एल्युमिनियम हो जाएगी। कौन सी? एल्युमिनियम। अगर एलिमेंट या तत्व पूछता है तब तो हो जाएगा उसमें कौन सा? ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर इसके बाद बात की जाए जो मेंटल भाग है, मेंटल ये किससे मिलके बना होता है? सिलिकॉन और ये मैग्नीशियम से मिलके बना होता है, इसलिए मेंटल को सीमा कहा जाता है। क्या बोल देते हैं? सीमा कहते हैं। इसके बाद अगर ये बात किया जाए, ये जो कोर होता है, कोर किससे? किन दो तत्वों से मिलके बना होता है? निकेल और फेरस से, इसलिए कोर को किस नाम से जानते हैं? निफे के नाम से जाना जाता है। तो सियाल पृष्ठ को, सीमा मेंटल को, और निफे जो है कोर या क्रोड को कहते हैं। इसको आप अच्छे से आप याद रखेंगे। अब अगर बात किया जाए एक और, ये जो क्रस्ट भाग है इसको जो है एक और भाषा में, ज्योग्राफी में इसको लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। लिथोस्फीयर मतलब ये होता है स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी जो लिथोस्फीयर है ये निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल बनकर के क्या बनाते हैं? स्थल मंडल बनाते हैं। पेपर में कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं कि जो है स्थल मंडल का निर्माण किससे होता है, तो किससे बताएंगे आप? एक तो निचला क्रस्ट है, दूसरा है ऊपरी मेंटल से मिलकर के लिथोस्फीयर या स्थल मंडल का निर्माण होता है। इसके बाद जो है ये वाला यानी कि मेंटल का जो भाग है इसको बोल देते हैं पायरोस्फीयर, हालांकि निचला जो मेंटल है, और ये कोर वाले भाग को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको भी याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। अब जरा चर्चा कर लेते हैं इन तीनों परतों के बारे में एक बार जो है क्रम वाइज। सबसे पहले अगर क्रस्ट की बात की जाएगी तो मैंने बताया है ये पृथ्वी का सबसे यानी कि ऊपरी परत है। जैसे क्षोभ मंडल में जब हम लोगों ने वायुमंडल की संरचना पढ़ी थी तो उसमें क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर जब ऊपर जा रहे थे तो वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जा रहा था ताप। लेकिन यहाँ पे क्रस्ट में अगर बात किया जाए, क्रस्ट में प्रति 32 मीटर, कितना? 32, कितना याद रखेंगे? प्रति जो है 32 मीटर, कितना? 32 मीटर की गहराई पर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में। ठीक है, क्रस्ट में कितने नीचे जाने पर? प्रति 32 मीटर के नीचे जाने पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और इस जो परत की मोटाई अलग अलग भागों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे महासागरों में अलग होती है, महाद्वीपों के नीचे अलग मोटी होती है, और जो है पर्वतों के नीचे मोटाई इसकी अलग होती है। जो सबसे ज्यादा मोटाई मिलती है कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है माउंटेन्स में, पर्वत में मिलती है। अब अगर बात किया जाए मेंटल, तो मेंटल जो है ये तो बता ही दिया गया, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। ये दो मुख्य जो है घटनाओं के लिए फेमस है। एक तो जो ज्यादातर अर्थक्वेक जैसे भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी की जो घटनाएं होती हैं, इनके जो ज्यादातर सेंटर बनते हैं वो किस भाग में बनते हैं बच्चे? तो याद रखेंगे वो बनते हैं मेंटल भाग में। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोर की बात की जाएगी तो पृथ्वी का सबसे निचला या आंतरिक परत है। इसकी गहराई 6371 किलोमीटर तक की मिलती है और इसका जो निर्माण होता है निकेल और फेरस से मिलकर के होता है। अब इससे बाहर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में और कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन एक तो ये चित्र ड्रॉ किया है, इसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं पूरा पृथ्वी गोल के हिसाब से, अगर उसका चित्र देख लिया जाए तो देखिए एक बहुत शानदार चित्र है, ये बनाया है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है सबको? ये सबसे ऊपरी भाग है, इसको बोलेंगे क्या? क्रस्ट बोलते हैं। ये बीच वाले को बोलेंगे मेंटल, और जो है सबसे आखिरी या निचला या सबसे आंतरिक जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? कोर या क्रोड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, कौन सा है? वायुदाब की पेटियां। देखते हैं हम लोग वायुदाब पेटियां, क्योंकि पेपर में इससे भी क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। ये पूछा जाता है कि वायुदाब, पहले तो आप बताएंगे होता क्या है? वायुदाब यानी कि वायुमंडल हमारे चारों ओर विभिन्न गैसें जो एक प्रकार का दाब लगाती हैं उसी को वायुदाब कहते हैं, और वायुदाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन बने कि कुल जो है वायुदाब पेटियां पृथ्वी पे कितनी पाई जाती हैं, ठीक है, ये छोटे पेपर में क्वेश्चन बनता है एग्जामों में कि कुल पृथ्वी पे वायुदाब पेटियों की संख्या कितनी होती है, कितनी एटमॉस्फेरिक बेल्ट होती हैं, तो वो होती है 7। याद रखेंगे कितनी होगी? 7 होगी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से 3 मिलती है उत्तरी गोलार्ध में, और यही सेम 3 होती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, एक बीच में। तो टोटल वायुदाब पेटियों की संख्या कितनी है? 7 है। अब हम लोग देख लेंगे कि वायुदाब पेटियां होती क्या हैं, इनका काम क्या होता है, और जो इन पेटियों के बीच में जो 3 मुख्य हवाएं बहती हैं उनको भी समझेंगे। कौन कौन सी? एक तो व्यापारिक हवाएं होती हैं, ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं जिनको पछुआ हवाएं कहते हैं, और पोलर विंड्स जिनको ध्रुवीय हवाएं कहते हैं। इनके जो बहने का क्रम देखेंगे। हालांकि जो हवाएं बहती हैं हमेशा उच्च वायुदाब से किधर बहती हैं? निम्न वायुदाब की ओर, यानी हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की ओर चलती हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहली जो पेटी मिलती है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी।
ये मिलती है भूमध्य रेखा से कितना डिग्री लिखा हुआ है, 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में मिलती है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसी को कहा जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जहाँ पे यानी कि अगर जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ का दाब क्या होता है, वहाँ पे दाब कम होता है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है दाब ज़्यादा लगता है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या होती है, लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, ताप यानी कि अधिक रहता है तो दाब कैसा, लो बना रहता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो सबसे पहली जो पेटी आती है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ये 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों मिलती है। इसके ऊपर अगर चर्चा करेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, इसको उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी या जो है टेम्परेट जो है हाई प्रेशर बेल्ट बोला जाता है। इसकी जो है यानी कि ये कितने डिग्री पे मिलती है, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों अक्षांशों में इस पेटी का विस्तार मिलता है। इसके बाद तीसरी पेटी है जो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इंग्लिश में कहते हैं। 60 से 65 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में नॉर्थ और साउथ दोनों में मिलती है। और जो सबसे ठंडे इलाकों में जिस पेटी का निर्माण होता है दोनों गोलार्धों में, उसी को कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी या पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। कितना, 85 से 90 डिग्री तक की। आप समझ लेते हैं ये जो 3 प्रकार की हवाएं हैं ये कहाँ से कहाँ चलती है। मैंने पहले ही बताया हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती हैं। चलिए, सबसे पहली हवाएं हैं ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवाएं। प्राचीन काल में बताते हैं कि नाविक जो थे इन्हीं हवाओं के सहारे व्यापार करते थे, तो इन हवाओं को व्यापारिक हवाएं कहते हैं। लेकिन जब हम मानसून की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट जो है बताए जाते हैं। तो भारत में जो बारिश यानी कि होने का जो कारण एक बताया जाता है वो भी व्यापारिक हवाएं, ये भी एक कॉन्सेप्ट बनता है, अहम कारगर भूमिका निभाती हैं भारत में मानसून लाने के लिए। अभी समझेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं व्यापारिक हवाएं चलती किधर से किधर हैं। तो ये चलती हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं व्यापारिक हवाएं। लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाएगा, ये तो उत्तरी गोलार्ध में चल रही है, अब यही हवाएं अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाएगा तो इनकी दिशा ये होती है, किधर की ओर होती है, पश्चिम की ओर होती है। किधर होती है, पश्चिम की ओर होती है। अपने भारत की स्थिति बताई गई थी, कहीं यहाँ पे है भारत, यानी कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में मिलती है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है, जब ये व्यापारिक हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तो एक तो कोरियोलिस बल है, दूसरा है फेरल का नियम। इन्हीं के कारण क्या है, इनकी दिशा चेंज हो जाती है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी हो जाती है, पश्चिम से मुड़ करके इनकी दिशा कैसी इधर हो जाती है, ये इधर भारत में इनकी दिशा मुड़ जाती है पूर्व की तरफ। जब पूर्व की ओर मुड़ जाती है तो ये भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती हैं और सबसे पहले कहाँ पे प्रवेश करती हैं, ये केरल में। तो जो है मानसून सबसे पहले जो आता है 1 जून को कहाँ पे आता है, केरल में आता है। तो सबसे प्रमुख कारगर हैं ये हवाएं भारत में मानसून लाने के लिए, इनको याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और पूछा जाता है, ITCZ इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स। ऊपर भी यहाँ पे हाई प्रेशर लगता है और नीचे से भी क्या है, हाई प्रेशर लगता है, इसीलिए इसके बीच में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं, ITCZ के नाम से जाना जाता है, इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स यहीं पे बनते हैं। एक है डोल ड्रम की शांत पेटी। डोल ड्रम की शांत पेटी अगर ये भी पूछा जाए पेपर में, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये भी होता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में ही होता है। चलिए, अगली हवाएं पछुआ हवाएं, पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं पछुआ हवाएं। ये कहाँ से कहाँ चलती हैं, तो इनकी दिशा जो होती है पश्चिम से होती है। पश्चिम से चलने के कारण इन हवाओं को पछुआ हवाएं कहते हैं। इनकी दिशा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर होती है। अब इन्हीं पछुआ हवाओं को दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पे दहाड़ता चालीसा, ये नाम याद रखेंगे, दहाड़ता चालीसा, और 50 डिग्री अक्षांश पे इनको प्रचंड पचासा, प्रचंड या भयानक पचासा के नाम से जाना जाता है, प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री अक्षांश पे इन्हीं को क्या कहते हैं, चीखता साठा के नाम से जानते हैं, चीखता साठा। तो ये नाम पूछे गए हैं, ये सब पछुआ हवाओं के नाम हैं। 40 डिग्री अक्षांश पे दहाड़ता चालीसा, 50 पे प्रचंड या भयानक पचासा, 60 डिग्री पे चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। अब जो सबसे ठंडी हवाएं विश्व में होती हैं कौन सी होती हैं, ध्रुवीय हवाएं होती हैं। ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने ये चीज देखा है। अब देखेंगे कि विश्व की कुछ स्थानिक हवाएं हैं, कहाँ पे कौन सी हवाएं चलती हैं, ठंडी होती है कि गर्म होती हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हवाओं से उनसे बनते हैं। चलिए देख लेते हैं अगले टॉपिक पे। ये देखिए, हमने कुछ हवाओं के नाम लिखा है।
सबसे पहली हवा है कौन सी है, ये है चिनूक। चिनूक है, ये कहाँ पे चलती है, सब लोग बताएंगे। रॉकी पर्वतमाला पे चलती है, रॉकी पर्वतमाला पे चलती है, ये एक गर्म हवा है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला पे चलती है। अगली दूसरी हवा आती है कौन सी है, फॉन। तो फॉन ये कहाँ चलती है बच्चे, यूरोप में चलती है, आल्प्स पर्वत पे चलती है। आल्प्स पर्वत जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पे चलती है फॉन। इसके बाद अगली हवा है मिस्ट्रल, ये होती है ठंडी हवा। किस प्रकार की, ये ठंडी हवा है, ये चलती है राइन नदी घाटी, यूरोप में राइन नदी घाटी के तट पे चलती है, यूरोप में चलती है। इसके बाद सिराको, बहुत महत्वपूर्ण हवा है सिराको, ये कहाँ चलती है, ये चलती है सहारा रेगिस्तान में। कहाँ पे चलती है, अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में चलती है। इसी हवा को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सहारा मरुस्थल के गर्म रेगिस्तान को जब उड़ा करके ये भूमध्य सागर से होते हुए इटली के लेपारी द्वीप पे गिराती है, तो ऐसा लगता है कि रक्त की बारिश हो रही है। इसीलिए इस हवा को जो है क्या कहते हैं, रक्त वर्षा, ठीक है, रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है, ब्लड रेन के नाम से सिराको को, ठीक है। हरमट्टन, ये भी चलती है सहारा मरुस्थल में चलती है, सहारा मरुस्थल में चलती है, सहारा मरुस्थल में। ये भी एक प्रकार की गर्म हवा है, लेकिन ये बहुत फायदा करती है वहाँ के लोगों को, इसलिए इसको डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, डॉक्टर विंड। इसी हवा को कई जगह पे जैसे लीबिया में गिबलिक के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो है सूडान में इसको हबूब के नाम से जाना जाता है। तो इस हवा को जो है कई नामों से जानते हैं। अगली हवा है खमसिन। खमसिन ये कहाँ चलती है, ये चलती है मिस्र में। कहाँ पे चलती है बच्चे, मिस्र में चलती है। ये भी एक प्रकार की गर्म हवा है, मिस्र में। इसके बाद लू चलती है उत्तर भारत में। कहाँ पे चलती है, उत्तर भारत में चलती है, एक प्रकार की गर्म हवा है। पश्चिम बंगाल में इसी को काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। अगली है सिमुक हवा। सिमुक ये कहाँ चलती है, विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप या अरब रेगिस्तान में चलती है सिमुक हवा। इसको भी आप याद रखेंगे। ब्रिकफील्डर, विली विली, ये चक्रवाती हवाएं हैं, ये चलती हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे चलती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं, इनको याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। इनका आप शॉर्ट नोट्स लेते चले जाएंगे। अगला है ब्लैक रोलर, ये चलती है मध्य अमेरिका में, मध्य अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका में चलती है, मध्य अमेरिका में चलती है ब्लैक रोलर हवा। इसके बाद अगली है नॉर्वेस्टर, ये भी एक प्रकार की जो है कौन सी हवा है, चक्रवाती तूफान है, ये चलती है न्यूजीलैंड में। कहाँ पे, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर चलती है। अगली आती है ब्लिजर्ड और पुर्गा, ये चलती है साइबेरिया वगैरह में। कहाँ पे चलती हैं, ये चलती है साइबेरिया, ठीक है। अत्यधिक ठंडी हवाएं हैं, साइबेरिया में चलती हैं। साइबेरिया से होते हुए नॉर्थ अमेरिका के कनाडा वगैरह ग्रीनलैंड पे आती हैं। बोरा हवा ये चलती है इटली में। कहाँ पे चलती है, इटली और यूगोस्लाविया में चलती है, ठंडी हवा है। जोंडा हवा ये चलती है अर्जेंटीना में। कहाँ पे चलती है, अर्जेंटीना में, ये भी एक प्रकार की ठंडी हवा है। हबूब ये चलती सूडान में, ये गर्म हवा है, ये गर्म हवा है, ठीक है। तो वायुदाब पेटियों में हम लोग इन सारी हवाओं के बारे में पढ़े हैं। ये हवाएं जल्दी से ये कहीं मिलती नहीं है, तो इनको हमने एक जगह पे लिख दिया है। आप लोग इनको क्या कर लेंगे, अच्छे से नोट्स कर लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं जल्दी से। चिनूक रॉकी पर्वत पर, फॉन आल्प्स पर, मिस्ट्रल हवा राइन नदी घाटी, सिराको सहारा मरुस्थल में, हरमट्टन ये भी सहारा मरुस्थल में चलती है, डॉक्टर विंड है। खमसिन मिस्र में चलती है, लू उत्तर भारत में। सिमुक हवा अरब रेगिस्तान में, ब्रिकफील्डर विली ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर मध्य अमेरिका में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, ब्लिजर्ड और पुर्गा हवाएं साइबेरिया में चलती हैं, बोरा हवा इटली में चलती है, जोंडा हवा अर्जेंटीना में चलती है, हबू हवा सूडान में चलती है। अब इन्हीं हवाओं से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और है अभी, जो है कि हवाएं जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलती हैं तो उनके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, ये हम लोग अभी देख लेंगे। जैसे जब नदियाँ जब पहाड़ी क्षेत्रों से उतरती हैं तो ये गारजोर कैनियन बनाती हैं, छिप्रिका बनाती हैं, एस्टुरी जिसको ज्वार नदमुख कहते हैं, जलप्रपात का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो कई सारी आकृतियाँ नदियों के द्वारा बनाई जाती हैं। उसी प्रकार हवाएं भी कई प्रकार की आकृतियाँ बनाती हैं। इनको अगले स्लाइड पे देखते हैं कौन कौन सी आकृतियाँ ये हवाओं के द्वारा बनाई जाती है। देखिए इधर सबसे पहली मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब चलती हैं तो सबसे पहली कौन सी हवा लिखी है, इसको देख लीजिए। ये है छत्रक शिला आकृतियाँ है, हवाएं नहीं है, छत्रक शिला। ये देखिए इसका हमने जो है ये चित्र भी दिखाया है, इसी तरीके से आप देख लेंगे। छत्रक शिला ये इस तरीके से बनता है, छत्रक शिला इसका निर्माण जो है इस तरीके से होता है। ये देखिए ये एकदम मशरूम कटरॉक की तरह है, ठीक है, मशरूम कटरॉक की तरह है। ये ऊपर वाला भाग ये बीच का पतला हो गया, ऊपर का चौड़ा, तो इसी को छत्रक शिला बोलते हैं। और बाकी के जितने नाम बता रहे हैं आप जो है जरूर आप देखें, उस पर इमेज पे देखें, गूगल पे देखेंगे, ठीक है। तो ये छत्रक शिला है, इस प्रकार बनता है।
इसके बाद अगली आकृति कौन सी आती है? अगली है बरखान, ये भी हवाओं के द्वारा बनाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ड्राई काउंटर, ये भी बनाई जाती है। इंसेलबर्ग, और कौन सी अगली 5वीं है? बालूका स्तूप है, ज्यूजन है, यारडोंग है। यारडोंग के बाद कौन सी अगली आती है? जालीदार शिला, भू स्तंभ, पुल या खिड़की, लोएस और हॉर्न। ये सारी जो आकृतियां हैं ये हवाओं के द्वारा बनाई जाती हैं। तो आज के लिए ज्योग्राफी में हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और जो है वायुदाब पेटियां और हवाएं, उसमें भारत का मानसून भी हम लोगों ने समझा है। जो है इसी तरीके से हम लोग फिर कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जिसमें चट्टानें पढ़ेंगे और कुछ जो है चट्टानों के साथ साथ जो है जो आपदाओं से संबंधित, डिजास्टर से संबंधित जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जैसे चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग इसी टाइम पे हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। धन्यवाद।